Assalamu alaikum students, hope you are all doing well. Today our topic of discussion is evidence of an atom. प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम की हिस्ट्री के बारे में जो है वो डिस्कस किया था. एटम क्या है, सबसे पहले हमने एटम की डेफिनेशन पढ़ी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इनडिविजिबल. एटोमोस से वर्ड निकला. उसके अलावा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के बारे में स्टडी किया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को देखा. तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्या है, एविडेंस ऑफ एन एटम. कि एटम के बारे में हमारे पास शवाहिदात कहाँ से इकट्ठे हुए. तो उसमें हमने दो चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना है. एक हमारे पास है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और दूसरी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को. अच्छा स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि एटम का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. कितना स्मॉल साइज है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, अबाउट 2 मिलियन एटम्स इन अ फुल स्टॉप. एक फुल स्टॉप के अंदर हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, अबाउट 2 मिलियन एटम्स. अगर मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक फुल स्टॉप लगाता हूँ, डेट इज वेरी लार्ज फुल स्टॉप. जो आपकी नोटबुक पे एक फुल स्टॉप लगता है, उस एक फुल स्टॉप में आपके पास कितने एटम्स हैं, 2 मिलियन एटम्स. तो यहाँ पे आप अंदाजा लगाएं कि एटम जो है उसका साइज कितना स्मॉल होता है. तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को जब हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम ये जानते हैं कि ऑप्टिक का मतलब क्या होता है. ऑप्टिक मींस लाइट. कौन सी लाइट, विजिबल लाइट. ऑप्टिकल का मतलब क्या है, विजिबल लाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. इसकी वेवलेंथ कितनी होती है ये आप लोग लिख लें, 350 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. कुछ बुक्स में 300 से भी स्टार्ट होती है और कुछ में 800 तक जाती है. यानी लिटरली हम इसे लिखते हैं 300 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान में जो वेवलेंथ आती है वो किसकी होती है, विजिबल लाइट की होती है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है, आप सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं, आप किसी भी चीज़ की पिक्चर बनाने के लिए उसको जूम करके देखते हैं. ये जूम करना क्या है, किसी भी टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन पावर है. यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 500 नैनोमीटर. एक नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किसी भी एक सब्सटेंस को 500 नैनोमीटर टाइम्स ज्यादा बड़ा करके जूम करके दिखा सकती है. हम उसके छोटे छोटे पार्ट्स को देख सकते हैं. लेकिन क्या इतनी मैग्निफिकेशन पावर एक एटम को देखने के लिए काफी है, सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं. ये मैग्निफिकेशन पावर एटम के साइज के मुकाबले में बहुत कम है. हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करना पड़ेगा टू स्टडी द साइज ऑफ एन एटम या मास ऑफ एन एटम. तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस बेस पे वर्क करती है, तो इसके नाम से जाहिर है हम इसमें क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं उस स्पेसिमन पे या उस सब्सटेंस पे जिसका आपने साइज मेजर करना है, जिसको आपने एनालाइज करना है. यानी एटम, आपने एटम के साथ क्या टकराना है, क्या चीज लगानी है, बीम ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. उसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 15 मिलियन टाइम्स. 15 मिलियन टाइम्स द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. यानी ये किसी भी चीज को 15 मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है. मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 10 lakhs. तो 150 lakhs टाइम्स ग्रेटर आपको ये कोई भी चीज जो है वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा. उसके बाद मैंने आपको बताया अबाउट 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो एक फुल स्टॉप के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, अब ये सारा काम करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशंस आई हैं, जो हमने वर्क किया है, हमने कैलकुलेशन की है कि हमारे पास एक्सरे स्टडी या एक्सरे स्टडी क्या है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. यही जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्क बताया है, एक्सरेज के अंदर भी हम इलेक्ट्रॉन्स को ही यूज करते हैं. एक्सरे स्टडी के बाद हमारे पास क्या क्या चीजें, क्या क्या कैलकुलेशन आई कि एक एटम का डायामीटर जो है वो 0.2 नैनोमीटर या 2.10⁻⁻10 मीटर होता है. 10⁻⁻10 को हम एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं. ठीक है बेटा, 0.2 नैनोमीटर. 0.2 नैनोमीटर इज अ वेरी स्मॉलेस्ट डायामीटर. अगर हम एक्सरे स्टडी को देखें तो हमारे पास एटम का डायामीटर कितना आता है, 0.2 नैनोमीटर. और मैस हमारे पास देखें, यहां से आपको अंदाजा होगा कि एटम का साइज जो है वो कितना स्मॉल है.
10⁻⁻7 to 10⁻⁻25 किलोग्राम, यानी 10⁻27 नहीं है, 10⁻⁻27। और माइनस में आपको पता है जितनी वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 किलोग्राम हमारे पास क्या है, किसी भी एक एटम का मैस है। ठीक है बेटा। अच्छा ये तो किलोग्राम में है, जबकि एटम को हम किलोग्राम के अंदर तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो एटम के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है एटम को मेजर करने के लिए, दैट इज एटॉमिक मैस यूनिट। इसको हम लिखेंगे AMU। AMU मींस एटॉमिक मैस यूनिट। 1 atomic mass unit will be equal to 1.661 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी अगर आपके पास 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम वेट है या मैस है, वो किसके बराबर होगा, 1 एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर होगा, या 1 AMU भी आप इसे बोल सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हमारे पास है ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इसकी 500 नैनोमीटर मैग्निफिकेशन पावर होती है, जो कि इनसफिशिएंट है, इससे हम एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते। तो एटम के साइज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वी विल यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, और मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 15 मिलियन टाइम्स। ये जितनी मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, ये सारी शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है अबाउट 2 मिलियन एटम्स जो है वो एक फुल स्टॉप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। एक्सरे स्टडी हमें क्या बताती है, डायमीटर ऑफ एटम इज 0.2 नैनोमीटर एंड द मास इज 10⁻⁻27 to -25। यहां देखिए आपके पास -27 मैंने मास लिखा है। अगर हमारे पास 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम मास होगा तो वो कितने के बराबर है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। ठीक है बेटा। ये सारी चीजें, ये सारी कैलकुलेशन या असम्पशंस हमें किस चीज के बारे में बताती हैं, एविडेंस ऑफ एन एटम के बारे में बताती हैं। आगे फर्दर जब आप अपनी बुक में आगे गो थ्रू करेंगे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, इसमें आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनकी डिस्कवरीज के बारे में भी बताया जाएगा कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए, कैसे कैसे डिस्कवर किए, उनके साइज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी आपको जो है वो इसमें पढ़ाई जाएंगी। अच्छा ये तो था हमारा एविडेंस ऑफ एटम के बारे में। अब हम एटम को पढ़ भी चुके हैं, हमें तसल्ली होगी जी एटम की डेफिनेशन क्या है, हमने पढ़ लिया। एटम को हमने स्टडी किस तरह से किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है, मास कितना है, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल क्या होता है जी, मॉलिक्यूल अगर हम कहें एटम और एटम आपस में मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। when different atoms या same kind of atoms, when same kind of atoms or different atoms get combined with each other, एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अच्छा एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्या है, लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था एटम के बारे में तो हमने ये पढ़ा कि एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हाइड्रोजन है और हीलियम है, दोनों ही क्या है, एटम है। क्यों, क्योंकि हीलियम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, नोबल गैस, तमाम नोबल गैसेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। हीलियम विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये एटम हुआ। हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका क्या मतलब है, क्या ये एटम है या नहीं है। डेफिनेशन की तरफ जाएं, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी करेगा इंडिपेंडेंटली, तो ये भी एटम है लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये उसकी शर्त है कि मॉलिक्यूल को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता तो वो मॉलिक्यूल नहीं है। वो एक एटम तो हो सकता है, वो एक आयन तो हो सकता है, लेकिन वो मॉलिक्यूल नहीं होगा। क्लियर। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हुई, एटम और एटम आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे, और जो मॉलिक्यूल होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन एटम सिंगल फॉर्म में, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम लिखें H2
that H2 is the combination of two hydrogens 1 and 2, 2 हाइड्रोजन का ये मिक्सचर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्लियर बेटा? अच्छा, उसके बाद हमने ये टर्म पढ़नी है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? अच्छा, मॉलिक्यूल के टॉपिक में हमने पढ़ना है क्या क्या चीजें, हमने मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ना है, ये क्या होती है। उसके बाद फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन में हम कितनी क्लासिफिकेशन करते हैं और किस बेस पे करते हैं, वो बेसिस भी पढ़नी है और क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है, और इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। अच्छा, यहां पे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। H2 दिस इज अ मॉलिक्यूल, इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो आपको नजर आ रहा है इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, देन 2 इज द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं आयोडीन I2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। अगर मैं लिखूं हीलियम He, तो इसके अंदर सिंगल 1 एटम प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे इसकी एटॉमिसिटी 1 है। अगर मैं लिखूं H2O, तो यहां पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और सिंगल ऑक्सीजन का एटम है, तो इसको हम बोलेंगे 3। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3 है। तो हम नंबर ऑफ एटम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं ना, कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिसिटी बोल रहे हैं। और पहली क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे या करेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर ही होगी, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हमारे पास एक एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे यहां पे हमने पढ़ा हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये एग्जांपल्स यहां पे लिखी हुई हैं, तो इसके अंदर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अंदर एटम भी कितने हैं, एक ही हैं। तो मोनोटॉमिक में हम एग्जांपल देते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, सिमिलरली सोडियम, मेटल्स, ये सारी क्या है, मोनोटॉमिक है। ये मॉलिक्यूल भी हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, और उसके अलावा इनके अंदर एक ही एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मींस 1, डाई मींस 2। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट हो, कैसे, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, आयोडीन I2, ये सारे क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इन सब के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। HCl, ये भी क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद है हमारे पास ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 3। H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स, ट्राइएटोमिक। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 3 एटम्स, ट्राइएटोमिक। अच्छा, अगर हमारे पास इसी तरह से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जब आ जाते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक। पॉली मींस मैनी, पॉली का मतलब है मैनी, पॉलीएटॉमिक मैनी एटम्स। इसकी एग्जांपल हम लेंगे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं। सुक्रोज की अगर हम एग्जांपल लें C12H22O11, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक है। तो पहली हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी वो किस बेस पे है, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, यानी उसकी एटॉमिसिटी की बेस पे। तो इसमें हमारे पास जो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। चलें बेटा, इसके बाद हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। ये तो था ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं वो है ऑन द टाइप ऑफ एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की टाइप्स हैं वो कितनी है। तो इस बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास 2 ही सिचुएशंस आ सकती हैं, या तो नंबर ऑफ जो टाइप्स ऑफ एटम्स हैं वो एटम्स सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप्स के हों, 2 ही सिचुएशंस हो सकती है ना। तो उस बेस पे हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये दैट इज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एटम्स। टाइप कह लें, काइंड कह लें। तो
इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलें इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड कैटेगरी हमारे पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आप सबको पता है ये सारी जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी, कुछ चीजें हैं जो आपने न्यू पढ़ी है, जैसे एटॉमिसिटी के बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा, ये टर्म न्यू है। लेकिन होमो, हेटेरो, पॉली, डाई, ट्राई, मोनो, ये सारी चीजें क्या हैं, ये मैट्रिक में आपने पढ़ी हुई है। थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करें, आपको ये सारी चीजें याद आ जाएंगी। होमो का क्या मतलब है? होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। जी, कोई स्केच बना, कोई आइडिया आया आपके दिमाग में? होमो एटॉमिक, सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स मौजूद हो। मैं यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, H2 एंड H2O, विच वन इज होमो एटॉमिक? जी, हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी H एंड H। इस तरह से अगर हम वाटर को डिस्कस करें, 2 हाइड्रोजन तो हैं लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये होमो एटॉमिक में कंसीडर नहीं होगा, दैट इज कंसीडर्ड इन द हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हमारे पास आयोडीन, नाइट्रोजन, सबके सब सेम टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। ओजोन की अगर हम एग्जांपल लें, O3, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3, 3 एटम्स हैं ट्राई एटॉमिक, और तीनों के तीनों ऑक्सीजन एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स, तो होमो एटॉमिक हुए। अगर हम हेटेरो एटॉमिक की बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, जैसे हमारे पास NH3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। सिमिलरली हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अगर हम एग्जांपल लें, इसके अलावा HCl, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, 2 एटम्स बट डिफरेंट एटम्स। तो यहां पे हमारे पास कैटेगरी जो है वो डिफरेंट एटम्स की है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी है वो कौन सी है? लास्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे यहां पे, डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम्स। अब देखिए हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सबसे पहले बेटा हमने ये देखा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जिसको हमने एटॉमिसिटी बोला, कि एटम्स की तादाद कितनी है, एटम्स की तादाद कितनी है। अगर वो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल है तो मोनोएटॉमिक, 2 पे है तो डाईएटॉमिक, 3 पे है तो ट्राईएटॉमिक, इस तरह से पॉलीएटॉमिक। फिर हमने देखा टाइप या काइंड ऑफ एटम, एटम्स कितनी तरह के, कौन कौन से हैं? होमोएटॉमिक, सेम टाइप ऑफ एटम्स, हेटेरोएटॉमिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब जो हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप। साइज और शेप के ऊपर ये डिपेंड करेगा, किसके? एटम्स के, एटम्स के साइज और शेप पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं माइक्रो और एक को हम बोलते हैं मैक्रो। जी, बायोलॉजी में आपने डिस्कस किया होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एक कैटेगरी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स दूसरी कैटेगरी। माइक्रो मीन्स, माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो स्मॉल साइज्ड एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये जितने भी एग्जांपल मैंने यहां पे आपको बताई, ये सारी की सारी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आती हैं, यानी HCl, NH3, वाटर, उसके अलावा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम बहुत ज्यादा छोटे छोटे आपके पास जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इनको देखने के लिए, इनका स्ट्रक्चर जानने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। अब आगे हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन्स लार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम्स का साइज जो है वो इतना लार्ज होता है कि इसमें हमारे पास कई हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल, एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं।
इसमें हम एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन की। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन में हमारे पास टोटल एटम्स कितने होते हैं, इसका क्या साइज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि हीमोग्लोबिन है क्या। ये एक पिगमेंट है जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के तमाम टिश्यूज की तरफ लेके जाता है। कैन कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। ब्लड के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है। आपके लंग्स में जब एयर आती है आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू, तो आपके नॉस्ट्रल्स या आपके लंग्स में से ये एयर को कैप्चर करता है और उसके बाद ये ब्लड के साथ इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है किस तरफ, पूरी बॉडी के टिश्यूज के अंदर। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 10,000 एटम्स से मिलके बनता है। तो यहां पे आप अंदाजा लगाएं कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल में कंसीडर किया जाएगा या माइक्रो में। जी हाँ, ये मैक्रोमॉलिक्यूल में कंसीडर किया जाएगा। 10,000 एटम्स के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा इसका हीमोग्लोबिन का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल बोलेंगे। उसके अलावा एक हाइड्रोजन का एटम जो है, हाइड्रोजन एटम अगर हम डिस्कस करें तो हीमोग्लोबिन का एटम 68,000 हैवी होता है देन हाइड्रोजन एटम। यानी हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 68,000 टाइम्स हैवी होगा हाइड्रोजन एटम से। तो ये है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स। और भी एग्जांपल आप देख लें, लिपिड्स आपने सुने होंगे, फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर हो जाती हैं, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। तो अब देखें, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं, डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप। साइज अगर आपके पास लार्ज है तो उसमें बोलेंगे मैक्रोमॉलिक्यूल, अगर स्मॉल है तो माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल में हमारे पास HCl, NH3, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी छोटे छोटे एटम्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे थे, ये हाइड्रोजन है, आयोडीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन, व्हाटएवर। मैक्रोमॉलिक्यूल में आपके पास लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किसको किया है डिटेल में, हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन 10,000 एटम्स पे मुश्तमिल होता है और 68,000 टाइम्स ये हैवी होता है देन द हाइड्रोजन एटम। तो ये बेटा आपने अपनी बुक्स पे नोट कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और पास्ट पेपर्स में काफी दफा ये पूछा भी गया है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी किया। तो कल वाले टॉपिक में हम इंशाल्लाह आयंस को स्टडी करेंगे और मॉलिक्यूलर आयन को देखेंगे। लेकिन बेटा जो टॉपिक आपने पढ़ा है इसको कंटिन्यूअसली रेगुलरली पढ़ते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अपने फोल्डर में इसको जरूर कॉपी किया करें, अपनी बुक पे पढ़ें, उसको मेंशन करें, वहां शॉर्ट क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन देखें, एमसीक्यूज खुद से बनाया करें। आप अपने तौर पे जनरेट करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।